तो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं काफी अर्से बाद एक गैप, लंबा चौड़ा गैप लेके मैं आज वीडियो बना रहा हूं। तो आज जो हम लोग जिस टॉपिक पर बात करेंगे, आज हम एक्चुअली आपको बताएंगे कि सेल्स क्या है, व्हाट इज सेल, ठीक है, और इट्स फंक्शन एंड इसका डिस्कवरी यानी हिस्ट्री क्या है। तो आज हम लोग ऑल अबाउट सेल के बारे में पढ़ेंगे कि सेल जो है कोशिका, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका, वो क्या है एक्चुअली। अगर कोई कहे इफ समवन सेज द ह्यूमन बीइंग मेड अस ऑल द सेल्स, तो इज इट राइट और करेक्ट। इसके लिए आपको थोड़ी सी हमारे मेहनत करना पड़ेगा, पूरा वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप डिसाइड करेंगे कि जो इंसान का बॉडी जो है वो सेल से बना हुआ है कि नहीं, ठीक है। जो कुदरती इंसान का जो शरीर बना है वो एक्चुअली क्या चीज से बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर बात करेंगे एक्चुअली कि सेल्स यानी कोशिका क्या है, उसका डेफिनेशन यानी इंट्रोडक्शन, उसका हिस्ट्री यानी डिस्कवरी, किसने सबसे पहले खोज की, फिर उसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट थ्योरी पढ़ेंगे, कैसे उसका थ्योरी क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअली सेल्स का जो है वो बनावट देखेंगे, स्ट्रक्चर कि कैसा कैसा ये बना है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या और उसका क्या क्या काम है, फंक्शन है, वो भी हम स्ट्रक्चर में पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इसका शेप, साइज पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार का हो सकता है। फिर हम पढ़ेंगे जो इसका टाइप्स क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ऑल अबाउट आज हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बस उम्मीद है कि आप लास्ट तक बने रहे वीडियो तक। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, दूसरों तक पहुंचे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आज सेल, कोशिका। तो उसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो है हमें डेफिनेशन जानना बेहद जरूरी है। डेफिनेशन, परिभाषा जिसको बोलते हैं। तो इसका परिभाषा हमने यहाँ लिखा है कि सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी, ठीक है। बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन। यहाँ जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, इसका हिंदी परिभाषा होता है कि सेल, कोशिका जो हमारे शरीर का सबसे छोटा संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, ठीक है। अब देखिए, संरचनात्मक मतलब हमारा शरीर का स्ट्रक्चर, आकार किस प्रकार का होगा, ये सेल के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा बॉडी क्या क्या कार्य करेगा, क्या फंक्शन है, ये भी सेल के ऊपर काफी डिपेंड करता है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ लिखा है कि सेल्स इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब सेकेंड लाइन हमने लिखा, बॉडी कंटेन्स सेवरल बिलियन सेल्स विद डिफरेंट साइज, शेप एंड फंक्शन, कि हमारा शरीर जो है, इंसान का शरीर जो है वो लगभग बिलियन यानी अरबों सेल से मिलकर तब हमारा शरीर बना है, जो अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग आकार के होते हैं, अलग अलग कार्य के होते हैं, अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। ये सेल्स है, मैंने लिखा है ये सेल्स है, ठीक है। ये सेल्स है और एक सेल्स जब मिलते हैं, बहुत सारा सेल्स जब इकट्ठा होते हैं, देखिए ये भी हमने कर दिया, इसको बोलते हैं हम लोग टिश्यू, ठीक है। बहुत सारा सेल्स के जब समूह एक साथ होते हैं तो उसको बोलते हैं टिश्यू, तब हमारे टिश्यू का निर्माण होता है, ठीक है, यानी उत्तक जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा उत्तक जब इकट्ठा होते हैं तब ऑर्गेन बनता है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेन है। मैंने यहाँ पेट, स्टोमक का मैंने तस्वीर बनाया है, फोटो बनाया, ठीक है, पेट का, कि बहुत सारा कोशिका यानी सॉरी बहुत सारे टिश्यू जिसको बोलते हैं, उत्तक जब इकट्ठा होते हैं तब ऑर्गेन बनता है। कोई भी एक ऑर्गेन, स्टोमक हो सकता है, किडनी एक अलग ऑर्गेन है, ठीक है, ये हो सकता है, लीवर, ये भी ऑर्गेन है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल किया है, स्टोमक लिया है, ठीक है, कि बहुत सारा टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तब क्या बनते हैं, ऑर्गेन। ऑर्गेन मैंने स्टोमक दर्शाया। फिर बहुत, अब देखिए ऑर्गेन से जो है आपका बहुत सारा ऑर्गेन जब इकट्ठा होते हैं तब होते हैं ऑर्गेन सिस्टम बनता है, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। ये हमारा बॉडी जो किस प्रकार बना है सेल से, वही मैं आपको जो डेफिनेशन लिखा है उसी का यहाँ पे उदाहरण आपको प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ कि एक सेल जब इकट्ठा होते हैं तो सेल, जब बहुत सारा सेल एक साथ हो जाए कोशिका, तो उसको बोलते हैं टिश्यू, उत्तक, ठीक है। फिर बहुत सारा टिश्यू जब इकट्ठा होते हैं तब हमारे बॉडी में क्या बनता है, ऑर्गेन। ऑर्गेन आपका कोई भी हो सकता है, किडनी, लीवर, स्टोमक, हार्ट, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेन है। तो हमने स्टोमक का उदाहरण दिया। फिर बहुत सारा ऑर्गेन सिस्टम, ऑर्गेन मिलकर क्या बनता है, ऑर्गेन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम हमने उदाहरण दिया। बहुत सारा ऑर्गेन देखिए, जैसे लीवर, ठीक है, स्टोमक, ठीक है, ऑसोफेगस, ये सारा मिलकर हमारा एक सिस्टम बनता है जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ उदाहरण दिया आपको, ठीक है। देखिए ऑर्गेन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर बहुत सारा सिस्टम मिलकर तब बनता है ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बॉडी इसको बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे कि हमारा जैसे बहुत सारा सिस्टम, जैसे किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारा
सिस्टम है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको बोलते हैं खाने से लेकर पचाना तक और उसको हगना तक डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और सांस लेने से लेकर पेशाब करना तक ये आपका क्या होगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन, खून का बहाना से लेकर ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर है। तो बहुत सारा सिस्टम मिलके तब बनता ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन बॉडी। तो यही मैंने ये उदाहरण दिया कि सेल्स, फिर उसके बाद बहुत सारा सेल्स मिलकर टिश्यू, फिर बहुत सारा टिश्यू मिलकर स्टोमक, स्टोमक बनते यानी ऑर्गन बनता, कोई भी ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने किसी भी एक सिस्टम को आप ले लीजिए और बहुत सारा सिस्टम मिलकर तब बनता ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो इस प्रकार सेल का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन जिसको बोल सकते हैं कि सेल क्या है और कैसे सेल से हमारा बॉडी शरीर बना है। अब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, कि उसका संरचना कैसा है। हम आपको कोशिश करेंगे थोड़ा एक एक पॉइंट डिटेल में समझाने का, ठीक है। तो आइए स्ट्रक्चर देखते हैं उसका। मैंने लिखा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। सेल का स्ट्रक्चर में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपका आता है सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है उसमें, या फिर उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियस, ठीक है, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद सेल ऑर्गेन्यूल्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। सेल ऑर्गेन्यूल्स यानी स्मॉल ऑर्गेन्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद स्मॉल ऑर्गेन्स के अंदर में फिर आपका माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपिपेट्स, राइबोसोम, लाइसोसोम ये होता है, ठीक है। अब हम इसका थोड़ा स्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि क्या कौन किस भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने फोटो बनाया यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में सबसे पहला जो हमने इंडिकेट किया, देखिए जो सबसे जो आउटर लेयर है इसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन या फिर इसको ये एनिमल्स में और इसको प्लांट में सेल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है, एनिमल्स में, ठीक है। उसके बाद जो ये मैंने दिया है ये जो एक फ्लूइड टाइप का रहता है, इस टाइप का ये जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। इस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, हमने यहाँ साइटोप्लाज्म लिखा, ठीक है। इस फ्लूइड को सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, लिक्विड है ये, ठीक है। उसके बाद जो हमने लिखा है कि इसमें साइटोप्लाज्म हो गया, उसके बाद हमने क्या लिखा है न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है देखिए, ये जो है मैंने जो घेरा इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस, ठीक है। ये न्यूक्लियस मैंने इंडिकेट किया, ये न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है, देखिए एक मैंने गोल करके रखा है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में एक स्मॉल स्ट्रक्चर टाइप का है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस हो गया। अब हम लोग देखेंगे सेल ऑर्गेन्यूल्स, सेल ऑर्गेन्यूल्स या फिर स्मॉल ऑर्गेन जिसको बोलते हैं, यानी सेल ऑर्गेन्यूल्स के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गेन्स हैं जिसको हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला उसमें क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए इस टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इस टाइप का रहता है हमारे सेल में, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया मैंने इंडिकेट किया है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये हमें एटीपी प्रोड्यूस करता है, यानी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो एक प्रोटीन है जो हमें सिंथेसिस करता है, ठीक है। हमारे बॉडी में एनर्जी जो आप बोल सकते हैं एनर्जी प्रदान करता है हमें एटीपी, ये माइटोकॉन्ड्रिया हमें, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। ये हमें हमारे बॉडी को जो एनर्जी की जरूरत है वो माइटोकॉन्ड्रिया से हमें मिलता है, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है देखिए ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस से अटैच रहता है, इससे मैंने बनाया स्ट्रक्चर इसका, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिखा है, ठीक है। अब ये जो है ना, इसका काम क्या है कि जो हमारे बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, राइबोसोम जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, जो निर्माण करता है, उसको ट्रांसफरेट करता है, ठीक है, उसको दूसरे जगह पहुंचाने का काम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर ये राइबोसोम अटैच है उसको RER बोलते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने ये लिखा है RER, ठीक है। राइबोसोम अटैच है जिसमें, और जिसमें राइबोसोम अटैच नहीं है उसको SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने यहाँ लिखा है, ठीक है। इसको समझिए। अब देखिए इसका फंक्शन है कि जब राइबोसोम इसमें अटैच है, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, इसको ट्रांसपोर्ट करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे क्या है गोल्जी एपिपेट्स या फिर पोस्ट ऑफिस इसको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं देखिए इसका नाम से आप समझ जाएंगे। गोल्जी एपिपेट्स का मतलब होता है कि ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है राइबोसोम, उसको वो जो ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करने के बाद ये देता है किसको, गोल्जी एपिपेट्स को। ये गोल्जी एपिपेट्स मैंने यहाँ इंडिकेट किया, देखिए ये भी सेम इसी तरह का है, ये ऐसे सरफेस पे रहता है, ठीक है। इसका काम है कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो जितने भी होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस को वो एब्जॉर्ब करता है और लेने के बाद वो पहुंचाता है कि हमारे बॉडी में जहां भी किसी भी जगह अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी की कमी है, जहां प्रोटीन की जरूरत है, तो उस जगह को पहुंचाता है कौन, गोल्जी एपिपेट्स, ये, ठीक है।
या फिर इसको पोस्ट ऑफिस भी बोलते हैं हमारे शरीर का, इसको पोस्ट ऑफिस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का काम क्या है कि लेटर को लेना और लेटर को उसके सही स्थान तक अपने स्थायी स्थान तक पहुंचाना, इसीलिए उसको पोस्ट ऑफिस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, गोल्जी प्रिपरेशन यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है राइबोसोम। राइबोसोम का जैसे मैंने बता दिया, इसका काम है क्या कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना, ये प्रोटीन का निर्माण करता है राइबोसोम हमारे शरीर में। ठीक है, उसके बाद एक है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, इसका काम क्या है, देखिए ये है लाइसोसोम, ये जो मैंने स्मॉल स्ट्रक्चर बना दिया ये आपका लाइसोसोम है, इस प्रकार से ये रहता है। ठीक है, इसका काम है कि हमारे शरीर में कहीं भी अगर सेल्स डेड कर जाता है, मर जाता है, तो उसको वो अपने पास हजम कर लेता है, डाइजेस्ट कर लेता है वो। ठीक है, लाइसोसोम का ये काम है। ठीक है, इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग सुसाइडल बेग के नाम से भी उसको जानते हैं कि सुसाइडल बेग हमने यहाँ लिखा है लाइसोसोम, जो हमारे डेड सेल है उसको ये खा जाता है, हजम कर लेता है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। डिटेल्स में अगर इसका हम फंक्शन लिखेंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको स्ट्रक्चर से हम आपको समझा दिए कि किसका क्या काम है, मेन क्या काम है और कैसे ये दिखता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये सेल्स है इसका हिस्ट्री हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले सेल्स का खोज किसने किया, कहां से आया और इसकी क्या थ्योरी है। हिस्ट्री या डिस्कवरी हमने बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले सेल को जो देखा रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था, जो 1665 ईस्वी में इन्होंने देखा कि जो सेल जो है वो आपका एक मधुमक्खी के छत्ते लाइक कोम लाइक एक स्ट्रक्चर उन्होंने देखा और वो प्लांट सेल के ऊपर डिस्कवरी किया। ठीक है, और उसको देखा और उसका नाम दिया सेलुली नाम दिया। ठीक है, क्रॉक सेल जिसको बोलते हैं उसको देखा। तो उन्होंने जो डिस्कवरी किया सेल का, वो डेड सेल का यानी मरा हुआ सेल का डिस्कवरी किया। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले 1665 ईस्वी में मरा हुआ सेल का डिस्कवरी किया, जो उन्होंने बोला कि हनी लाइक स्ट्रक्चर है, मधुमक्खी के छत्ते के हनी कम लाइक। ठीक है, और उसका नाम दिया सेलुली। ठीक है, कॉर्क सेल जो एक प्लांट सेल है। ठीक है, उसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी किया। ठीक है, फिर उसके बाद जो है 1674 ईस्वी में एक एंटोन वॉन लियोनविक नाम का एक साइंटिस्ट है। ठीक है, उन्होंने जो डिस्कवरी किया वो लाइव सेल्स यानी जिंदा सेल को उन्होंने एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप, जो अपने हाथों से बनाया हुआ माइक्रोस्कोप पे उन्होंने बनाया था, उसके ऊपर उन्होंने एक लाइव सेल का के ऊपर डिस्कवरी किया, खोज किया। और उन्होंने एनिमल सेल्स के ऊपर जो डिस्कवरी किया, उन्होंने पाया उसका नाम रखा एनिमल कैलोरिस नाम रखा। ठीक है, उसमें से उन्होंने देखा बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी को देखा। ठीक है, और स्पर्म को देखा। ये सारा चीज को एंटोन वॉन लियोनविक 1674 ईस्वी में देखा। ठीक है, सबसे पहले किसने देखा, रॉबर्ट हुक, वो डेड सेल को देखा, मरा हुआ सेल को। ठीक है, उसका नाम रखा सेलुलर। ठीक है, और उसके बाद एंटोन वॉन लियोनविक देखा 1674 ईस्वी में लाइव सेल जिंदा सेल को, और जो एक हैंडमेड माइक्रोस्कोप से खुद से बनाया हुआ। ठीक है, उसको उसमें उन्होंने किस को देखा, बैक्टीरिया, आरबीसी और स्पर्म। ठीक है, ये तीन चीजों को उन्होंने देखा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट है, जो 1831 ईस्वी में जो है उन्होंने क्या देखा कि उसमें जो इन्होंने जो देखा, क्योंकि इसका हैंडमेड माइक्रोस्कोप बना हुआ था तो उतना मैग्नीफाइड हाई वाला नहीं था। ठीक है, फिर इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का निर्माण किया। ठीक है, उसके बदौलत उन्होंने देख पाया कि आरबीसी और स्पर्म और बैक्टीरिया के अलावा और भी कुछ चीज जो सेल्स में वो मौजूद है। उन्होंने देखा न्यूक्लियस, जो सबसे छोटा न्यूक्लियस को देखा, साइटोप्लाज्म को देखा, सेल ऑर्गेनल्स या स्मॉल ऑर्गेन जितने भी उसके अंदर है सबको उन्होंने देखा। ठीक है, तो ये तीनों साइंटिस्ट जो है हिस्ट्री अगर आप याद रखोगे, रॉबर्ट हुक सबसे पहले डेड सेल को देखा, जो हनीकॉम्ब लाइक का स्ट्रक्चर का उन्होंने देखा, जिसका नाम सेलुलर रखा। ठीक है, कॉक सेल एक प्लांट है, वो प्लांट सेल को डिस्कवर किया, खोज किया। फिर एंटोन वॉन लियोनविक ने 1674 ईस्वी में लाइव सेल जिंदा सेल को देखा, उसमें से उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म और आरबीसी को देखा। ठीक है, फिर उसको रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट ने 1831 ईस्वी में जो है कि बैक्टीरिया, आरबीसी, स्पर्म के अलावा जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के मदद से जो है उन्होंने देखा कि उसमें आरबीसी, बैक्टीरिया और स्पर्म के अलावा और भी कुछ स्मॉल ऑर्गेन्स हैं जो हम नंगी आंखों से नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, तो उन्होंने देखा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और स्मॉल ऑर्गेन जितने भी है वो सारा चीज उन्होंने देखा। ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक है, गोल्जी एप्सिस, ये सारा चीज इन्होंने रॉबर्ट ब्राउन ने क्लियर किया कि और भी चीजें मौजूद है सेल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। हिस्ट्री ऑफ सेल पढ़ा हमने कि हिस्ट्री इसको किसने खोज किया सेल का और कहां से आया। ठीक है, अब हम लोग करेंगे सेल थ्योरी कि एक्चुअली इसको थ्योरी क्या होता है, इसका आइए इसको समझते थोड़ा। सेल थ्योरी हमने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया, सेल थ्योरी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जो है सबसे पहला जो आप बोलेंगे, एक मैथ्यू सेल्डन नाम का एक साइंटिस्ट है जो जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है, मैथ्यू सेल्डन। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले 1838 ईस्वी में जो है इन्होंने प्लांट के ऊपर रिसर्च किया, अपना थ्योरी लिया कि उन्होंने लिखा क्या कि कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स पार्ट्स आर मेड ऑफ सेल,
कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके पेड़ पौधे जो है वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। ये बताया किसने? सेल्डन साहब ने, ठीक है। मैथ्यू सेल्डन जो जर्मन बॉटनिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने कब बताया? 1838 ईस्वी में, ठीक है। क्योंकि ये प्लांट सेल के ऊपर रिसर्च कर रहा था, ठीक है। उन्होंने ये थ्योरी दिया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर 1839 ईस्वी में, 1839 में जो है थियोडोर स्वान साहब एक है जो जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थे, ठीक है। जर्मन फिजियोलॉजिस्ट थियोडोर स्वान, ठीक है। 1839 में इन्होंने क्या बताया? जो कि सेल्डन साहब के क्लोज फ्रेंड थे, उन्होंने बताया हु हैज ए क्लोज फ्रेंड ऑफ सेल्डन स्टार्टेड दैट ऑल एनिमल्स टिश्यू आर कंपोज्ड ऑफ सेल। उन्होंने बताया कि जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स है, जो एनिमल्स के जितने भी है वो सब सेल से मिलकर बना हुआ है। इन्होंने उनके थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, ठीक है, हल्का फुल्का मॉडिफाई किया इन्होंने, क्योंकि इन्होंने थियोडोर स्वान साहब ही बताया कि सेल के जो आउटर भाग है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने वो ये नाम इन्होंने खोद किया, ठीक है, ये थ्योरी दिया, उसका नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। और प्लांट्स में जो है उसके आउटर भाग को सेल वॉल बोलते हैं, ये स्वान साहब ने बताया, ठीक है। कब? 1839 में, ठीक है। अब देखिए इन्हीं के दोनों के थ्योरी को मिला जुला कर कह सकते हैं कि थोड़ा सा इन दोनों से हल्का फुल्का लेके मॉडिफाई करके जो है एक 1858 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्सो, ठीक है। ये भी जर्मन फिजिशियन थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि आफ्टर एग्जॉस्टिव स्टडी ऑफ सेलुलर पैथोलॉजी कंक्लूडेड दैट सेल मस्ट अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इन्होंने बताया कि आखिर ये सेल आया कहां से, इनके दिमाग में आया, ठीक है। कि आपने तो बता दिया कि सेल है, सेल जो हमारा शरीर है वो पूरे जो सेल से मिलकर बना हुआ, प्लांट सेल से मिलकर बना है, लेकिन ये सेल आया कहां से, ठीक है। तो इनके दिमाग में ये आया, तो इन्होंने भी स्टडी किया। स्टडी करने के बाद 1858 में इन्होंने पाया कि सेल जो है कहीं ना कहीं एक सेल पहले प्री एग्जिस्टिंग एक सेल एग्जिस्ट करते थे, उसी से सेल नया सेल बना है, ठीक है। तो इन्होंने जो इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे ये ओवम है, ठीक है, फीमेल एग जिसको बोलते हैं, और ये आपका मेल एग है, स्पर्म है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों जब मिलते हैं तब क्या बनता है? जायगोट बनते हैं, ठीक है। ये जायगोट से ही पूरे बच्चा का निर्माण होता है, बच्चा जो पैदा होता है यहीं से सारा खेल स्टार्ट होता है। तो इन्होंने जो दिमाग लगाया कि आखिर ये सेल आया कहां से, तो देखिए पहले तो ये एक फीमेल एग से आया, ठीक है, फीमेल एग है, ठीक है, ये स्पर्म है, स्पर्म, ठीक है। ये दोनों मिलकर तब जायगोट हुआ। तो इन्होंने ये बताया कि प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले सेल से जो एग्जिस्ट करते थे तब जाके नया सेल का निर्माण होता है, ये बताया रुडोल्फ विर्सो साहब ने 1858 ईस्वी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये रहा आपका सेल थ्योरी। इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं, नोट कर लीजिए कि इन्होंने कब दिया। 1838 ईस्वी में किन्होंने दिया, फिर 1839 ईस्वी यानी उससे एक साल बाद स्वान साहब ने दिया, फिर 1858 ईस्वी में इन्होंने पूरा क्लियर किया, ठीक है। ये हो गया सेल थ्योरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सेल का साइज शेप को, ठीक है। आइए सेल का साइज और शेप क्या होता है। देखिए हमने लिखा सेल साइज, सेल शेप एंड साइज, ठीक है। इसमें देखिए द साइज ऑफ ए सेल कैन बी एज स्मॉल एज 0.01 mm, ठीक है। कि हम बता रहे हैं कि एक सेल छोटा से छोटा अगर हो सकता है तो 0.001 mm का भी हो सकता है, ऐसा भी है, ठीक है, वो है, ठीक है। उसके बाद अगर बड़ा आप बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बड़ा कितना तक होगा, तो 6 से 12 इंच तक भी हो सकता है, ठीक है। इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि माइक्रोप्लाज्मा जो है दुनिया में सबसे छोटा सेल माइक्रोप्लाज्मा है, ठीक है, दुनिया में, ठीक है। ह्यूमन की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। दुनिया में सबसे छोटा सेल क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। और दुनिया में अगर सबसे बड़ा सेल अगर आप बोलेंगे तो बड़ा ऑस्ट्रिच एग, फीमेल ऑस्ट्रिच एग जो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, ये सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन वही अगर आप इंसान में बात करेंगे कि इंसान के अंदर, तो वो दो अलग हो जाएगा। देखिए इन ह्यूमन बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबा सेल नर्व सेल, जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, न्यूरॉन, ठीक है, नर्व सेल, ठीक है, ये जिसको न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है हमारे इंसान की बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ा जो सेल अगर बोलेंगे इंसान के शरीर में, तो वो ओवा यानी फीमेल एग, ओवम जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट बड़ा सेल है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। उसके बाद सबसे छोटा अगर देखेंगे, सबसे छोटा सेल इन ह्यूमन बॉडी, तो वो आपका स्पर्म सेल हो गया, ठीक है, इन मेल। फीमेल में ये स्पर्म सेल जो है सबसे छोटा सेल है,
इंसान के बॉडी में सबसे छोटा सेल अगर आप देखेंगे तो वो स्पर्म है, बड़ा सेल अगर देखेंगे तो ओवम फीमेल एग जिसको बोलते हैं, ठीक है। और सबसे लॉन्गेस्ट क्या बताया हमने, न्यूरॉन, ठीक है, नर्वस सेल जिसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। जो सेल के टाइप से कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए सेल टाइप हमने लिख दिया है। ये जो है दो कैटेगरी में बांटा गया। पहला है बेस्ड ऑन नंबर के बेसिस पर सेल कितने प्रकार के थे, और बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर और संरचना के आधार पर सेल को बांटा गया, ठीक है। देखिए दो तरह का बांटा गया। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेस्ड ऑन नंबर। बेस्ड ऑन नंबर में हमने लिखा है कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर दैट मींस एक से ज्यादा सेल्स में पड़ जाए। तो इसका एग्जांपल है ह्यूमन और प्लांट्स, पेड़ पौधे और इंसान जो है ये मल्टी सेलुलर है, ठीक है। हम लोग मल्टी सेलुलर के अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। और यूनिसेलुलर जो है, इसका यूनि का मतलब ये होता है एक, मल्टी का मतलब बहु, ठीक है, ज्यादा, एक से अधिक मल्टी और एक तो यूनिसेलुलर के एग्जांपल में क्या है, बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर अगर देखेंगे तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको शॉर्ट में समझाऊंगा। इसी से पूरा कहानी स्टार्ट होता है, शुरू होता है, ठीक है। देखिए इसके बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रो का मतलब ही होता है ओल्ड, पुराना, ठीक है, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, पुराना न्यूक्लियस। तो इसका मतलब ये, इसका ये उदाहरण है बैक्टीरिया, ठीक है। और यूकैरियोटिक, यू का मतलब ही होता है ट्रू या न्यू, जिसको बोलते हैं ट्रू या न्यू बोल सकते हैं, ट्रू या न्यू, ठीक है। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, ये हमने जान लिया। और इसके एग्जांपल है एनिमल्स और प्लांट्स, यानी एनिमल्स और प्लांट जो है, यानी इंसान और प्लांट्स, पेड़ पौधे जो है वो यूकैरियोटिक के अंदर में आता है, ठीक है। यहीं से पूरा किंगडम कहानी शुरू होता है और यहीं से आपका हम किस कैटेगरी में आते हैं, यहीं से सारा बांटा जाता है। तो ये था आपका मोटा मोटी सेल्स के बारे में आपको मैंने समझाया, कि आपको मैंने बताया सेल का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होता है सेल का। हमने आपको बताया कि सेल डिस्कवरी या सेल हिस्ट्री, कि उसको सबसे पहले किसने खोज किया, फिर उसके बाद किसने किया, फिर कौन किया। फिर आपको मैंने बताया कि इसका थ्योरी क्या है, इसको किसने मॉडिफाई किया और इसको किस बेसिस पर हम लोग आज जो मानते हैं। फिर हमने आपको बताया कि सेल का जो कितने टाइप के होते हैं, इसका क्या बेसिस है। और फिर हमने आपको बताया कि इंसान का बॉडी एक्चुअली, हम जो शुरू में सवाल किए थे कि इंसान का बॉडी एक्चुअल जो वो सेल से मिलकर बना हुआ है, इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि इंसान का बॉडी जो एक्चुअली सेल से मिलकर बना हुआ है। कुदरत ने ऐसा इंसान का जो बॉडी बनाया वो पूरा सेल्स के ही देन है, ठीक है। सेल से ही इंसान ह्यूमन बीइंग का निर्माण हुआ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आई होप कि अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखें और वीडियो को शेयर करें। अगर आपको सेल्स के बारे में कोई मिसकंसेप्शन अभी तक रहा हो, अगर कोई अभी तक समझ में नहीं आया, तो जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।